नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिनके ऊपर एक फ़िल्म बनाई गई है, जो ब्लॉकबस्टर रही है और आज के दौर में यदि बात की जाए हॉकी की, तो ओलंपिक में दोनों ही टीमें, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और आज हॉकी की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। हमारे साथ आज मीर रंजन मेघी जी जो मौजूद हैं और वे हॉकी के 1982 के एशियन गेम में खिलाड़ी भी रहे हैं, एक खिलाड़ी के रूप में सदस्य रहे हैं और साथ ही आज की भूमिका में हॉकी कोच की भूमिका में हैं। नेगी साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है मृदुभाषी के इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी एंड सर हम शुरुआत मृदुभाषी करते के हैं सुनने आज के वालों की। मैच की। आज के मैच में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक बेहतर शुरुआत थी, लेकिन थोड़ा-सा पिछड़ गए हम लोग और हमें हार का सामना करना पड़ा। अब अगला मैच भी है और किस तरह की उम्मीदें करते हैं और कहाँ पिछड़ गए आपको क्या लगता है सर आज के मैच में? ये एक ऐसी टीम थी जिसके बारे में किसी को विश्वास नहीं था कि ये क्वार्टर फाइनल भी खेलेगी, है ना? और सेमीफाइनल तक पहुंची, वो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि जब ये टीम आ रही थी वहाँ ओलंपिक्स में, वुमेन हॉकी टीम, तो हम लोग ये कह रहे थे कि दूसरी बार उनका पदार्पण हो रहा है ओलंपिक्स में, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। लेकिन जिस तरीके से आज वो खेले, जिस तरीके से पूरी टीम एकजुट होकर अर्जेंटीना को ऑलमोस्ट ऐसी टक्कर दी कि वो जिंदगी भर याद रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इंडियन हॉकी की मेन और वुमेन हॉकी टीम जरूर हारी है, लेकिन भारतीय हॉकी जो है उसका एक पुनर्जन्म हुआ है। आज पूरे देश में सब लोग हॉकी की फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं। सब लोग हॉकी को प्यार दे रहे हैं। आज सारा हिंदुस्तान जो था वो टीवी के सामने अपनी महिला खिलाड़ियों को बड़ी टकटकी निगाहों से देख रहा था कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और हम लोग जीत जाएं। अब हॉकी के 2 मैच हम लोगों के लिए और बाकी हैं। पूरी देश की निगाहें अभी भी बरकरार हैं सर हॉकी टीम पर, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो। तो एक खिलाड़ी के रूप में कितना प्रेशर होता है जब 130 करोड़ जनता लोग उम्मीदें लगाए बैठी है और उसे एक टकटकी लगाए देख रही है। तो कितना बेहतर प्रदर्शन आगे के मैचों में कर पाएगी, किस तरह से उन्हें खेलना चाहिए और क्या इतने लोगों की उम्मीदें हैं उसमें एक प्रेशर ग्राउंड पे रहता है खिलाड़ियों के ऊपर? हमारी जो मेंस की हॉकी टीम थी वो डेफिनेटली उसका जो वर्ल्ड में रैंकिंग है वो 4 नंबर का है और इसीलिए लोगों की उम्मीदें जो थी वो इस बार काफी जगी थी कि 4 नंबर की रैंकिंग होने के बावजूद उन्होंने जो उनसे ऊपर की जो टीमें थी, हायर रैंक टीम्स, उनको भी हराया था पिछले कुछ सालों में। और एक ऐसी टीम थी जिसमें एक बहुत ही सशक्त गोलकीपर श्रीजेश थे। हरमनप्रीत और रुपिंदर पाल दोनों बहुत ही जबरदस्त वर्ल्ड क्लास ड्रैग फ्लिकर्स थे। मनप्रीत हमारे कप्तान, रीढ़ की हड्डी, बहुत ही जबरदस्त मतलब तरीके से पूरी टीम को समझ चला रहे थे। और फॉरवर्ड लाइन में मनदीप, दिलप्रीत, सिमरनजीत, ललित उपाध्याय, मतलब कहीं पे इस टीम में कोई कमी नहीं थी। तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हमारी टीम कुछ करेगी। लेकिन पहले मैच में भी देखें तो 2 गोल से लीड लेने के बाद टीम जो है वो थोड़ा-सा डिफेंसिव खेली, मेरे हिसाब से। और डिफेंसिव खेलने से क्या हुआ कि काफ़ी प्रेशर आया। इतना प्रेशर आया कि पहले उन्होंने हमारे ऊपर गोल किया ग्रेट ब्रिटेन ने, और उसके बाद 2-1 हो गया था। जब एक बॉल मिली और हार्दिक को, और उसने सब लोगों को डॉज मार के वो 3-1 बनाया। लेकिन उस मैच में भी अगर फर्स्ट हाफ के बाद में देखा जाए तो हमारा बॉल पोजीशन जो था वो उनसे कम था, बहुत कम था। हम लोग अटैक ही नहीं कर रहे थे और हाँ, डिफेंस डिफेंस कर रहे थे। और इसकी चर्चा हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव होता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सारे
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहाँ टोक्यो से जुड़ते हैं, वहाँ पे भी मैंने ये बात कही थी कि हमारी ब्रांड ऑफ हॉकी जो है वो बनी इसलिए है कि हम तेज तर्रार हॉकी मतलब अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस हमारे यहाँ पे। तो हम लोगों की टीम जो है वो जर्मनी की जैसी नहीं है कि आप एक गोल मार लो और उसके बाद में 70 मिनट या 60 मिनट डिफेंड कर लो, बहुत मुश्किल है। और उसका बहुत बड़ा नुकसान जो था वो हम लोगों ने लास्ट मैच में भरा। हमने फिर से एक बार लीड ली थी, आपने देखा था, और उसके बाद में डिफेंसिव के लिए बिल्कुल आगे की तरफ सर्कल पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं। अगर देखा जाए तो आप देखेंगे मेरी बात को, तो सर्कल पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ, हमारी टीम उनके सर्कल में गई नहीं गोल मारने के लिए। पूरे समय पीछे ही पीछे प्रेशर आएगा, आखिर डिफेंस कितना प्रेशर झेल सकता है। और इसीलिए हाँ, हाँ, लीड लेने के बाद तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं पे कमजोरी रही। लेकिन ये बात है कि हमारी जो टीम है, उसकी एक्चुअल एज जो है अभी वो 25 साल की है। जो हमारी एवरेज एज जो है वो 25 साल की है। और अगले ओलंपिक्स जो हैं वो 3 साल बाद होने हैं। और तब तक ये सारे खिलाड़ी जो है ना, ये अपनी सबसे अच्छी हॉकी खेलेंगे। हिंदुस्तान में जो बिल्कुल जो पीक आता है वो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा लेट आता है। गोलकीपर तो कहते हैं कि वो पुरानी शराब की तरह होते हैं, ओल्ड वाइन, जितनी पुरानी होती है उतना अच्छा खेलते हैं। और पूरे विश्व में जितने गोलकीपर्स हैं मंझे हुए, वो भी थोड़ा-सा उनकी एज ज़्यादा रहती है। श्रीजेश बहुत अच्छा खेल रहा है, अगले ओलंपिक्स में खेलने में उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे खिलाड़ी हैं, यंग जनरेशन जो है हमारे साथ में, ये लोग ना बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम लोग अगले ओलंपिक्स में डेफिनिटली गोल्ड की उम्मीद कर सकते हैं। टीम का स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा हुआ है, मतलब टीम को जिस तरीके से तैयार किया गया है टीम मैनेजमेंट में, वो भी बहुत अच्छा है। अभी भी उम्मीदें बरकरार है, ऐसा शुरुआती दौर के जो मैचेस हैं उससे एक बार फिर वापसी की थी। हालाँकि हम जी। दोनों ही टीमों में थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन अभी भी उम्मीदें ज़रूर बाकी है। और लड़कियों के खेलने में कितना मुश्किल भरा यहाँ पर है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लड़कियाँ किसान परिवार से हैं या फिर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो इस तरह से जूझते हुए वो लोग यहाँ तक पहुँचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसमें ज़्यादातर आपने भी ज़िक्र किया था कि किस मध्यम वर्गीय परिवार से ये लोग आते हैं और किसान परिवार से हैं। तो किस तरह का एक बैकग्राउंड इन लोगों का था और कहाँ से कहाँ तक आज ये इस मुकाम तक लेके आए हैं सर? हॉकी दरअसल गरीबों का खेल कहलाता है। और जितनी है ना मध्यम या उससे भी नीचे के परिवार की जो लड़कियां हैं, वो उन हॉकी जब पकड़ती हैं तो उसमें एक अपना अस्तित्व ढूँढने की कोशिश करती हैं, अपने आप को ढूँढने की कोशिश करती हैं। वो सोचती हैं कि शायद हॉकी के माध्यम से वो एक सपना देखती हैं, उस सपने को पूरा करने की कोशिश करती हैं कि ना किसी दिन मैं कुछ ऐसा करूँगी। और बहुत टफ गेम है, बहुत मेहनत है। मेरे ख्याल से जितने भी खेल हैं, बने हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फिटनेस लेवल अगर किसी खेल में चाहिए तो वो है हॉकी। आप झुक के खेलते हैं, आप किस तरीके से भागते हैं। मतलब आप क्रिकेट प्लेयर्स को लेंगे ना, उनका 10% जो है, 10% कह रहा हूँ मैं, फिटनेस लेवल नहीं होगा। उन्हें हमारे खिलाड़ियों के साथ भगवा दो किसी दिन, बहुत मुश्किल है। तो ये लड़कियाँ जो हैं नाजुक रहती हैं और जब वो हिट मारती हैं, लगातार हिट मारती हैं, कई बार उनके हाथों में से खून निकलता है, लेकिन वो खेलती जाती हैं। और उनके मन में हमेशा एक सपना रहता है कि मैं अपने देश के लिए खेलूँ, अपने देश को जिताऊँ, और जब मैं देश को जिता के वापिस आऊँगी, तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। तो ये लड़की जो हमारी कप्तान है, रानी रामपाल, उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे। उसके कोच जो थे उसको कहते थे कि तुम 1 लीटर दूध पिया करो। उसके पास में 1 लीटर दूध पीने के पैसे नहीं होते थे। तो आधा लीटर दूध में वो आधा लीटर पानी मिला के सबके सामने पीती थी। टूटी हुई स्टिक से खेली है वो। टूटी स्टिक से उसने अपने खेलों की शुरुआत की। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि है ना, एक रिक्शा पुलर की बेटी, एक है ना खेत जोतने वाले की बेटी, एक मैकेनिक की बेटी हमारे देश को रिप्रेजेंट कर, ये आँखों में, सच बता रहा हूँ मैं, ये आँखों में आँसू आते हैं जब मैं देखता हूँ ना कि कितनी ईमानदारी के साथ में, कितनी जद्दोजहद के साथ में, किस तरीके से वो लोग अपना 100% देती है। आज के गेम में कुछ हो ना हो, आप भी थे वहाँ पर, आपने भी वो मैच देखा।
लास्ट मोमेंट तक उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया उस मैच के अंदर, सब कुछ। और वो लास्ट का अगर वो जो कनेक्शन हो जाता था ना, जो गोलकीपर सूची ने रोका, तो बात ही कुछ और हो जाती थी। मतलब है ना, लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल गिव अप नहीं करना, फाइट बैक, फाइट बैक। और वो जो एक खेल का जो एक जज्बा है ना खेल का, उसमें मेन जज्बा ये है कि फाइट बैक, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी दोनों टीमें, मेन और वुमेन हॉकी टीम, ये हारने के बाद पीवी सिंधु जो सेमीफाइनल में हारी और बाद में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उससे इंस्पिरेशन लेगी। और दोनों की दोनों टीमें जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल लेके निकलेगी, क्या मुझे पूरा लगता है विश्वास। सर, जैसे क्रिकेट की दीवानगी हम लोग इस देश में देखते हैं, अब हॉकी को लेकर कुछ परिदृश्य बदलेगा, क्या लगता है? क्योंकि प्रदेश में हॉकी के प्रोत्साहन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब शिवराज सिंह चौहान जी हॉकी के बहुत बड़े दीवाने हैं, बहुत प्यार करते हैं हॉकी को। लेकिन ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि भोपाल में 4 एस्ट्रोटर्फ, ग्वालियर में जहाँ के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वहां पर 4 एस्ट्रोटर्फ, और मध्य प्रदेश की अ, जो फाइनेंशियल कैपिटल है आर्थिक राजधानी इंदौर। वहां पर एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं। सर मेरा प्रश्न आपसे यही है कि हम लोग आलोचनाएं झेलने के बाद जब देखा कि एक बार हॉकी टीम लगभग अपना अस्तित्व खोती जा रही है और पिछले 4 दशकों से हम लोग एक भी पदक नहीं जीत पाए थे। ऐसी स्थिति में जब फ़िल्म चक दे इंडिया आई, आप लोगों के ऊपर जो बनी थी फ़िल्म, उसमें एक अच्छा प्रोत्साहन हॉकी टीम को मिला था, एक मोटिवेशन खिलाड़ियों को भी मिला था। तो क्या लगता है सर, इसका असर गेम पर भी देखने को मिलता है, खिलाड़ियों के ऊपर भी देखने को मिलता है? और किस तरह से ये फ़िल्म की शुरुआत हुई थी? मतलब आपके पास किस तरह से फ़िल्म आई थी सर? मैं थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। 2002 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, और न्यूज़पेपर में, पूरे पूरे न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स पेज पे सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट भरा हुआ था। और एक छोटा सा कॉलम था, उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम विंस कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। और वहां ममता खराब जो है हमारी कप्तान थी, उसका एक छोटा सा फोटो लगा हुआ था। तो जिस इंसान है उसने इसे देखा, उसका नाम था जयदीप साहनी। जयदीप साहनी जो है वो लिंटास में काम करते थे, बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। वो यशराज फिल्म्स में काम करते थे, ही वॉज अ फिल्म मेकर, फिल्मों की कहानियां वगैरह लिखते थे। तो उनको लगा कि मुझे कुछ वुमेन हॉकी के लिए करना चाहिए। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया, अपने पहचान वाले लोगों से कांटेक्ट किया। लेकिन अपने सारे कॉन्टेक्ट को यूज करने के बावजूद वो 10,000 रुपए वुमेन हॉकी के लिए इकट्ठा नहीं कर सकते, 10,000 रुपए। तब उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वुमेन हॉकी में के दरवाजे पर स्पॉन्सर्स की लाइन लगी। तो उन्होंने फिर वो वहां पर गए, अपना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर, जहाँ पर लड़कियां ट्रेनिंग करती हैं हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम की, वहां गए। और वहां जाके उन्होंने उनको ये स्टोरी मालूम पड़ी। एक कोई डॉक्टर है, उसके कोई रिलेटिव बन के वहां पर रहे वो। 2-3 महीने उन्होंने बिताया और सब लड़कियों से बातचीत करी, और जब उनको ये स्टोरी मालूम पड़ी तो वहां उनको अ, दूसरी स्टोरी की जो दूसरी कलाकार थी, जैसे गोलकीपर थी, उनको वो मिली, जो रेलवे में काम करती थी। उसके फादर इन लॉ चाहते थे कि वो बस हो गया, अभी खेलना मिलना छोड़ दिया, नौकरी मिल गई ना, अभी काय को खेलने का। वहां पर उनको बलबीर कौर मिली। बलबीर कौर हमारी गुस्से वाली फुल बैक सुमन बाला सैनी, और हमारी कप्तान सूरजलता जो मणिपुर से बिलोंग करती थी। इस किस्म की जो सारी स्टोरीज जब वो मिली, तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया। और इनिशियली उसी समय में मेरे 19 साल के बेटे का इंतकाल हो गया था। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी, क्योंकि वो हेलमेट जो था वो उसने वहाँ हैंडल पे रखा हुआ था, और वो मोटरसाइकिल चला रहा था और एक डिवाइडर से जाके टकराया। और जिस दिन उसकी 13वीं थी, उस दिन यशराज फिल्म से ये ऑफर आया कि आप हमें किसी पिक्चर बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप
उसमें काम करें, हमारी मदद करें, क्योंकि ये मूवी जो है ये इंडियन हॉकी को एक नया आयाम देगी। तो फिर हम लोग अपना सब दुख दर्द छोड़ के उसमें लग गए। चक दे इंडिया का जो भी सीन आप देखते हैं वो मैंने डिजाइन किए हैं हॉकी के, जितने भी सीन्स हैं। वो लड़कियां जो जिन्होंने कभी हॉकी नहीं पकड़ी थी उनको हम लोगों ने 6 महीने ट्रेनिंग दी, 6 मंथ्स। उनको पूरा ट्रेनिंग वगैरह दे के जब वो खेलती हैं स्क्रीन के ऊपर तो ऐसा लगता नहीं कि वो हॉकी प्लेयर नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सच में वो प्लेयर लोग हैं। एक एक सीन जो है वो कोई मैच नहीं है, वो एक कोरियोग्राफी है बेसिकली। सो पिक्चर इतनी अच्छी बनेगी किसी को मालूम नहीं था। और पिक्चर बनने के बाद में एक तूफान सा आया, खेल जगत में एक तूफान आया। और हॉकी को की वो मूवी को नहीं, क्रिकेट में भी अगर जीतते हैं तो वहां चक दे इंडिया लगाते हैं। और शतरंज में अगर विश्वनाथ आनंद जीतते हैं तो वहां पे भी चक दे लगाते हैं। कोई भी टीम जब जीतती है तो आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में ये स्पोर्ट्स एंथम जैसे बन गया, कुछ करिए नस नस मेरी खोले। और पिछले मैच में वो जो टीम थी हमारी वुमेन हॉकी की, उसने ऑस्ट्रेलिया को उसी तरीके से हराया। मतलब ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी टीम, उसको हराना बिल्कुल नामुमकिन, बिल्कुल वो चक दे मोमेंट रहा एक्चुअली, जिसे हिंदुस्तान के सारे पेपर्स ने बहुत आदर और सम्मान के साथ में कवर किया। फिल्मों में हम लोगों ने देखा कि चक दे की स्थितियां अलग थी, लेकिन आज की दौर में भी आप कोच की भूमिका में हो और हम लोग देखते हैं सर कि जिला जेल के आसपास जो पेवर्स है वहां आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए दिखाई देते हैं। तो ये दौर कब बदलेगा सर? क्या लगता है आपको, देश में, प्रदेश में, इंदौर जैसे शहर में यदि एक ग्राउंड यदि खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि एक दौर बदलेगा और एक बेहतर खिलाड़ी हम लोगों को अगले ओलंपिक तक मिलेंगे? हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो हॉकी के बहुत बड़े दीवाने हैं। हम लोग उनसे कई बार मिले भी, मतलब हमारे ग्राउंड के सिलसिले में हमने उनको ज्ञापन भी दिया। और उनकी दीवानगी कुछ इस तरह से है कि वो भोपाल में उन्होंने 4 एस्ट्रो टर्फ बनाए हॉकी के, और वहां पर एकेडमी लॉन्च करी। इतनी गजब की फैसिलिटीज दी, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत खूबसूरत फैसिलिटीज। और जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो ग्वालियर में रहते हैं, तो ग्वालियर में भी 4 एस्ट्रोटर्फ लग गए। छोटे छोटे शहर हैं, दमोह, कटनी, बालाघाट, ऐसे करके है ना 7-8 जगह और भी उन्होंने एस्ट्रोटर्फ लगाया मध्य प्रदेश में। लेकिन इंदौर की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश की, इंदौर, वहां पर एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं। एक बड़ा तो सेंटर भी है सर इंदौर की बात की जाए तो, यदि हम हाँ, महू की बात करें तो इंदौर के पास में ही एक एकदम करीब शंकर लक्ष्मण साहब ने बड़ा हॉकी खेला वहां पर जबरदस्त। महू में किशन लाल 3-3 साहब ने भी ओलंपियंस खूब वहां से हॉकी निकले। खेला। तो अल्ताफ हुसैन साहब भी रहे हैं, जी मैं पाकिस्तान से बताया ना जरूर आपको, ओलंपिक हाँ खेले हैं वो 3 लोग। जने, शंकर लक्ष्मण, किशन दादा और अल्ताफ साहब, हाँ। लेकिन है ना ये ऐसे फैमिली के जो बड़े मेंबर होते हैं, ऐसा समझ के मुख्यमंत्री साहब को एक एस्ट्रोटर्फ कम से कम इंदौर को देना चाहिए। इंदौर बहुत बड़ा जरूर शहर मिलना है, हाँ। मिलना चाहिए सर। आगे के 2 मैच अभी और खेले जाना चाहिए, खेले जाने हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद पूरे देश के लोग लगाए हुए बैठे हैं। पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों के मैचेस हैं। क्या लगता है सर किस तरह का प्रदर्शन इन्हें करना चाहिए? एक खिलाड़ी के तौर पे आप क्या उन्हें शुभकामनाएँ देना चाहेंगे? किस तरह से उन्हें खेलना चाहिए? क्या सजेशन देना चाहेंगे? आज रवि दहिया जी ने हमारे को लिए एक बार है ना पुरुषों में पहला पदक जो है उसकी उम्मीद जगाई है ना। अ, और वो सेमीफाइनल का मैच जीते हैं, सिल्वर या गोल्ड भारत के हाथ में है। इसके पहले सारी की सारी जो पदक तालिका में नाम था वो लड़कियों का था। और ये वही विशेषकर पीवी चालू सिद्धू ने है क्या, सिंधु, पीवी सेमीफाइनल्स में सिंधु? अ, हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही। और उसी को देखते हुए हमारी दोनों टीमें जो हैं भारत की, मेन और वुमेन हॉकी टीम, उन्हें भी सबक लेना चाहिए और पूरी दीपक ईमानदारी पुनिया के ने भी साथ। आज अपना पदक श्योर किया है सर। हाँ जी, दीपक पुनिया भी आज जबरदस्त खेले, उन्होंने कुश्ती में भी 86 किलो वर्ग में अपना पदक श्योर किया है। हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत ओलंपिक्स जो है वो खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ है।
और जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनमें एक चीज बहुत कॉमन होती है, वो एक अलग मिट्टी के बने होते हैं, एक अलग मिट्टी के बने होते हैं। चोट और तकलीफ और हार जीत, ये सबसे वो बहुत आगे रहते हैं, घबराते नहीं कभी भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जीत के बाद, ये हारने के बाद तो ये फिर से एक बार संगठित करेंगे अपने आप को। हमारे जो कोच हैं दोनों के दोनों, वो कोई प्लानिंग करेंगे अच्छी तरीके से और अगले मैचेस में हम लोग जरूर विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीर रंजन नेगी साहब, आपने मृदुभाषी को अपना अमूल्य समय दिया। हम अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।